बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू पीपीएससी एंड एफपीएससी मैथ सेंटर। आज हम इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एमसीक्यूज के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन टॉपिक्स पे जाने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं कि टेंसर क्या होता है। टेंसर इज अ सिस्टम ऑफ क्वांटिटीज हुज कंपोनेंट्स ओबे सर्टेन लॉज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ क्वांटिटीज फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। लाइक हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया जाता है, एक्स आई हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया, एक्स आई से हम एक्स बार कोऑर्डिनेट सिस्टम, हमें दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया जाता है। उनके जो आपस में कंपोनेंट्स होते हैं वो इस तरह से आपस में रिलेट होते हैं। लाइक ए बार एम एन है फ्रॉम एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम से मैंने एक कंपोनेंट लिया ए बार एम एन, और इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो इस तरह से कुछ रिलेट होंगे। इसे कर लेते हैं हम पी क्यू पार्शल एक्स बार एम पार्शल एक्स बार एन, और इसके कंपोनेंट ऊपर चले इंडिसेस जो होते हैं ऊपर पी एंड क्यू। दो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया एक्स आई एंड एक्स बार आई, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं आपस में इस तरह से रिलेट होते हैं और ये ओबे कर रहे होते हैं सर्टेन लॉज ऑफ ट्रांसमिशन। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जब हम किसी टेंसर का डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव से जो रिजल्ट आता है वो सर्टेन लॉज ऑफ ट्रांसमिशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता, मतलब वो वे नहीं कर रहा होता। फिर हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाएगी बाय कुछ सर्टेन टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाएगी बाय एल्विन ब्रोनो क्रिस्टोफल इन 1870। एल्विन ब्रोनो क्रिस्टोफल इन 1870 में एक मैथमेटिशियन ने कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई जिसको बाद में क्रिस्टोफल सिंबल्स का नाम दिया गया। वो आप देखते हैं क्रिस्टोफल सिंबल्स क्या है। ये टू टाइप्स की होती हैं, फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड। चलिए उनको अब हम डिस्कस करते हैं, फिर उन पे बेस्ड हम एमसीक्यूज करेंगे। थोड़ी सी यहाँ हम इसकी थ्योरी भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या है कि वी नाउ इंट्रोड्यूस सर्टेन फंक्शंस कॉल्ड क्रिस्टोफल सिंबल्स। सर्टेन फंक्शन जिसे हम क्रिस्टोफल सिंबल्स कहते हैं विच डिपेंड अपॉन द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द फंडामेंटल मीट्रिक टेंसर जी आई जे। मीट्रिक टेंसर के जो पार्शियल डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है क्रिस्टोफल सिंबल्स। वी विल सी द क्रिस्टोफल सिंबल्स इन जर्नल आर नॉट टेंसर। जनरली ये क्रिस्टोफल सिंबल टेंसर्स नहीं होते। दी सिंबल्स विल बी यूजफुल इन डेवलपमेंट ऑफ द कैलकुलस ऑफ टेंसर्स में बहुत मतलब यूजफुल रही। These are two types क्रिस्टोफल सिंबल्स, फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड। अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट्स क्रिस्टोफल सिंबल्स की फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड या इनसे रिलेटेड टर्म्स को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद वो सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। बहुत मेरी यहाँ कोशिश होगी कि वो सारी कंफ्यूजन जो होती है दूर कर दी जाए, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा मुझे डिमांड आ रही थी क्रिस्टोफल सिंबल्स की, तो इसलिए मैं इसकी सेपरेट वीडियो बना रही हूँ। इस पर क्रिस्टोफल सिंबल्स अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करने के बाद इन्हीं पे बेस्ड हम कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे विद डिटेल। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा, इंशाल्लाह वो भी हम कवर कर लेंगे। आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी आपकी, जो भी थी इस वीडियो के बाद आपकी वो कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। चलें स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टोफल सिंबल्स फर्स्ट काइंड जो मैंने क्रिस्टोफल सिंबल होता क्या, हम इसका क्यों यूज़ करते हैं और ये सारा कुछ किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, और इसकी टू टाइप्स हैं, वो फर्स्ट काइंड एंड सेकेंड काइंड जिसे कहते हैं, और ये टू काइंड्स की होती हैं क्रिस्टोफल सिंबल्स। ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट काइंड में। ये साइक्लिक ऑर्डर में जिस तरह जाता है, हमारे पास एक ये गैमा फंक्शन होता है आई जे के, कोई कोवेरिएंट में ही तीनों इंडिसेस होते हैं और इस तरह से इसको स्क्वायर ब्रैकेट के साथ कॉमा लगा के लिखा जाता है। ये कॉमे का क्या मतलब होता है, कॉमे के बाद जो होता है उसकी रिस्पेक्ट में हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं और वो डिनोमिनेटर में ही आता है जिसकी रिस्पेक्ट में लिया जा रहा होता है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मोस्टली बुक्स में इस तरह भी लिखा जाता है और इस तरह भी लिखा होता है, इसकी भी हम देख लेते हैं। जिस तरह आई जे के है, पहले नेगेटिव साइन के साथ इसी को ही लिख लिया जाता है, जी आई जे कोमा के। कॉमे का क्या मतलब अगर होता है कि उसी की रिस्पेक्ट में हमने उसका डेरिवेटिव लेना होता है, ऑब्वियसली फिर वो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। आई जे के ये इस तरह मतलब ये साइक्लिक ऑर्डर में किस तरह जाता है, आई जे के है, आई जे के आपको याद करवा रही हूँ, साथ साथ आपको इंशाल्लाह इस तरह से याद भी रहेगा कि साइक्लिक ऑर्डर में जाता है। जो हमें दिया जाता है ये किस तरह से एक्सपैंड होता है, तो हमने क्या करना था, जो भी चीज़ हमें दी जाए ना, इधर जो जितने तीन इंडिसेस दिए जाएंगे उनको आपने साइक्लिक ऑर्डर में लिख लेना है, और जिस मतलब ऑर्डर में दिया जाएगा उसको हमने जी आई जे के नेगेटिव साइन के साथ लिख लेना है। और इधर तीन टर्म्स ही होती हैं, थर्ड वन नेगेटिव के साथ वो सेम एज इट इज ही आ जाती है। नेक्स्ट आई जे के, फिर आएगा जे के आई,
जी जे के, और थर्ड वन को हमने कोमे के साथ लिखना है आई। फिर नेक्स्ट के से स्टार्ट कर लिया, के आई जे, के आई प्लस लगा के जी के आई कोमे के साथ जे लिख लें। और कोमे का क्या मतलब कि हम इसी को ही ऊपर अगर देखें तो यही चीज तो है ऊपर लिखी हुई कि पार्शियल के आई with respect to j derivative, partial derivative, and next partial g j k and with respect to xi, and next negative partial g I j over partial x k। इसी को ही इस तरह भी लिखा जाता है मोस्टली उसमें, और इस तरह भी लिखा जाता है, और कॉमे के साथ जो होता है उसको हमने उसकी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना होता है और वो नीचे आ जाता है। डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में लेना है ऑब्वियसली, फिर वो डिनोमिनेटर में आएगा। ये थी इसकी फर्स्ट काइंड। हमने क्या करना है कि गामा फंक्शन लेना और तीनों को कोऑर्डिनेट में लेना है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिखा जाता है, और थर्ड वन को हमने कॉमे के साथ लिखना है, 1/2 लास्ट में लिखना है 1/2। और इस तरह ये नेक्स्ट एक्सपैंड होता है इसका साइक्लिक ऑर्डर लेके, जिस तरह हमें दिया जाएगा साइक्लिक ऑर्डर लेके पहले के साथ लिखना है वो एज इट इज नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। नेक्स्ट दोनों को प्लस के साथ करके हमने 2 टर्म्स और लिख लेनी है, टोटल 3 टर्म्स होती हैं, और इस तरह से एक्सपैंड होता है। और इस तरह आपको ये एमसीक्यूज भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं, इस तरह से आप इसको किस तरह से एक्सपैंड होता है इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे जो क्रिस्टोफर की सिंबल्स की प्रॉपर्टी है उसमें ये भी चीज भी आ जाती है कि आई जे लिखें या जे आई कोमा के, उसी की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो जा रहा है, मतलब ये क्या होता है, ये सिमेट्रिक इंडिसेस होते हैं, ये सिमेट्रिक टेंसर होता है, या फिर कह दें कि आई जे कोमा के कर लें या जे आई कोमा के कर लें, ये इक्वल होते हैं। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इंशाल्लाह इसकी डिस्कस करेंगे कि आई जे कोमा के इक्वल होता है जे आई कोमा के। ये क्योंकि इसको इधर कर लो या इसको इधर कर लो, विद रिस्पेक्ट टू के जो है वो तो इधर ही रहना है, नेगेटिव साइन के साथ दोनों प्लस ही हैं, तो एडिशन में तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, 1+2 कर लेंगे 2+1 कर लेंगे, वो उसमें मतलब ऐसे ही रहता है। सेकंड देखें, सेकंड काइंड ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल क्या होता है कि हम एक कंट्रावेरिएंट में चला जाता है और 2 कोवेरिएंट में ही रहते हैं, ये सेकंड काइंड में होता है। फर्स्ट काइंड में तीनों ही कोवेरिएंट में रहते हैं, और सेकंड काइंड में एक कंट्रावेरिएंट होता है, 2 कोवेरिएंट होते हैं, और उसको इस तरह कर्ली ब्रैकेट के साथ भी लिखा जाता है, और इस तरह एम आई जे। और ये किस तरह से एक्सपैंड होता है, वही हमारी जो फर्स्ट काइंड हमने पढ़ी अभी क्रिस्टोफर सिंबल की, उसको अगर कॉन्जुगेट मैट्रिक आंसर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो सेकंड काइंड बन जाती है। जिस तरह आई जे के मेरी अभी मैंने बताया ये फर्स्ट काइंड है, उसी को कॉन्जुगेट जी एम के साथ मल्टीप्लाई किया, किस तरह से किया कि मुझे एक यहाँ कंट्रावेरिएंट में दिए गए थे और 2 कोवेरिएंट में थे, तो वैसे ही अब यहाँ तो जी एम और आई जे, तो वैसे ये एम हमने इधर लगा देना होता है और ये दोनों हमने इधर लगा देने थे, और इधर हमने डिफरेंट इंडेक्स लेना होता है, कोई भी आप यहाँ ले लें, यहाँ हमने एक डिफरेंट इंडेक्स जो यहाँ लेना है वही यहाँ लेना होता है। और ये क्योंकि सेकंड ऑर्डर होता है इसके, फिर 2 इंडिसेस आते हैं, एक सेम टू सेम आ जाएगा और ये दोनों इधर आ जाएंगे, कोमे के बाद जो लगाना है जिसकी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है और वही हमने इंडेक्स इधर भी यूज करना है, और ये सेकंड काइंड हो जाता है। ये सेकंड काइंड है, ये फर्स्ट काइंड है। अब हम इन पे बेस्ड एमसीक्यू से डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 को फर्स्ट को 8 क्वेश्चंस आर डिस्कस्ड इन लेक्चर नंबर 3 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स, क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड हैज द फॉर्म व्हेन p = q = r, मतलब अगर तीनों इंडिसेस इक्वल हो जाएं तो क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड हमें क्या रिजल्ट देता है। तो हम अब इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड को। फर्स्ट काइंड में क्या करते हैं, फर्स्ट काइंड में अगर हमारे पास तीनों p q, r हो तो हम उसको इस तरह से एक्सपेंड करते हैं 1/2, इधर नेगेटिव g p q, r, और नेक्स्ट हम इधर लिखते हैं साइक्लिक नोटेशन में p q r, नेक्स्ट q r p p प्लस g rpq rp q। तो अब उन्होंने कहा कि p = q = r मीन अगर तीनों ही सेम हो जाएं तो हमें क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड हमें क्या रिजल्ट देगा। अगर हम तीनों को p ले लें, p = 1/2, इधर फिर सारा सेम रिजल्ट ही आ जाएगा, साइक्लिक रोटेशन की हमें जरूरत ही नहीं है, p तो इधर से 2 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा पॉजिटिव 1/2 g p एंड p।
हमारे पास ये रिजल्ट आता है अगर तीनों सेम हो जाएं। तो इधर आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा रिजल्ट बनता है वो ऑप्शन डी नज़र आ रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट। क्रिस्टोफर सिंबल फर्स्ट काइंड की हो, तीनों इंडिसेस अगर सेम हो जाए तो हमें रिजल्ट देता है इस तरह से, या तीनों क्यू हो जाए या तीनों आर में हो जाए 1/2, और इस तरह से आप ले सकते हैं। अगर तीनों क्यू में दिए हो, पी में दिए हो या तीनों आर में दिए हो तब उसको राइट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ द फर्स्ट काइंड। यहाँ फर्स्ट काइंड है, ये आपने थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो। फर्स्ट काइंड का है हैज द फॉर्म व्हेन p इज इक्वल टू क्यू नॉट इक्वल टू आर। दैट मीन अगर यहाँ पे अगर दो इंडिसेस अगर सेम हो जाएं तब हमें क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड क्या रिजल्ट देता है, इसको भी हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। वैसे अब देखें तो क्योंकि टू इंडिसेस सेम है, थर्ड वन डिफरेंट है, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव लेना है। तो अगर देखें तो कुछ ये भी बनता है, फर्स्ट टू इंडिसेस सेम है, थर्ड वन इज डिफरेंट, तो वो लिखा हुआ है साथ में। अब नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा ये हमें अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं इसको भी। सी पी कोमा आर, तो हम इसको फिर किस तरह से एक्सपेंड करेंगे। सो नेगेटिव जी पी पी आर इधर वैसे ही कोमे आर के साथ पी पी एंड आर, तो इधर पी आर कोमा पी प्लस जी आर पी कोमा पी। तो ये देख सकते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं वो ऊपर वही मौजूद हो तो वो जीरो हो जाता है। सिमिलरली ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ यही बचेगा, और क्योंकि इसका जो जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, जिस इंडेक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं वो डिफरेंट है, तो हमारे पास रिजल्ट में -1/2 जी पी पी आर ये रिजल्ट ही आएगा। किस तरह से मैं आपको करके बताती हूँ। हमारे पास जिस तरह है, अगर पार्शियल, इसको पार्शियल में अगर तोड़ लें, आपको मैं सारा करके दिखा देती हूँ। इसको अगर पार्शियल डेरिवेटिव्स में ले जाएं तो किस तरह से बनेगा, जी पी आर ओवर पार्शियल एक्स पी प्लस पार्शियल जी आर पी ओवर पार्शियल एक्स पी माइनस पार्शियल जी पी पी ओवर पार्शियल एक्स आर। इनको पार्शियल डेरिवेटिव्स में लेके जाए तो इस तरह से रिजल्ट बनता है। और मैंने कहा कि जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं ऊपर वही इंडेक्स अगर मौजूद हो तो वो स्केलर होता है। स्केलर का डेरिवेटिव हमारे पास रिजल्ट जो होता है वो जीरो होता है। ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। बाकी हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 1 - 1/2 पार्शियल जी पी पी ओवर पी पार्शियल एक्स आर। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में कुछ इस तरह से है। कौन सा था हमारे पास, ये हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनता है यही बनता है। अगर इसको वापस मैं इस तरह की फॉर्म में लेके जाऊं तो ये बनेगा -1/2 जी पी पी कोमा आर, इस तरह से भी बनता है, और ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन राइट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देते हैं, क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड हैज द फॉर्म व्हेन पी। सेकंड काइंड की यहाँ बात है, अगर यहाँ कह रहे हैं तीनों इंडिसेस अगर सेम हो जाए, फर्स्ट काइंड में अगर तीनों सेम होते हैं तो वो रिजल्ट हमें ये देता है। अगर सेकंड काइंड में तीनों सेम हो जाए तो हमें क्या रिजल्ट देगा वो भी हम कैलकुलेट करना पड़ेगा। देख लेते हैं उसको भी। सेकंड काइंड जो हमने देखा था वो इस तरह से था कुछ, अगर कर्ली ब्रैकेट्स में लें एस पी क्यू, मेरे पास तीनों इंडिसेस हो सेकंड काइंड, क्रिस्टोफर सेकंड काइंड में हम इसको किस तरह से एक्सपेंड करते हैं कि इधर जी एस पी क्यू इधर डिफरेंट इंडेक्स के साथ हम इसका डेरिवेटिव लेना, जिसके फर्ज करें वो हम विद रिस्पेक्ट टू आर, इसका अगर पार्शियल डेरिवेटिव लेना है तो वही आर हम इधर भी यूज़ करेंगे, और ये हमने सेम लिखना होता है। ये क्रिस्टोफर सिंबल की सेकंड काइंड को हम इस तरह से एक्सपेंड करते हैं। तो अब ऑप्शंस में कहा गया कि अगर तीनों सेम इंडिसेस हो जाए, दैट मीन पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू अगर आर हो जाए तो हम किस तरह से एक्सपेंड करेंगे। तो ये हो जाएगा एस तो वैसे ही रहेगा, पी क्यू आर पी इज इक्वल टू जी एस पी इंटू पी पी कोमा, अगर तीनों सेम है तो ये भी पी हो जाएगा। ये फर्स्ट काइंड में हम देख चुके हैं, जब तीनों इंडिसेस सेम हो फर्स्ट काइंड के अकॉर्डिंग तो किस तरह से रिजल्ट देते हैं। जिस तरह अभी हमने देखा था यहाँ पे, अगर तीनों इंडिसेस सेम हो जाएं तो हमें ये रिजल्ट देता है 1/2 जी पी पी कोमा पी के साथ। तो यहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं जी एस पी के साथ 1/2 इंटू कर लें जी पी पी कोमा पी, इस तरह से भी लिख सकते हैं।
नेक्स्ट आप कंटा वेरिएंट टू को वेरिएंट में जाना हो तो वो डिवाइड हो जाएगा नीचे जाके 1/2। अगर हम एस इज इक्वल टू पी लेने, क्योंकि तीनों यहाँ पे सेम है, पी इज इक्वल टू पी, यहाँ एस को भी अगर हम इज इक्वल टू पी सपोज कर लें तो रिजल्ट हमारे पास बनेगा। इसका अगर पार्शियल डेरिवेटिव ले लें 1/2, इसको हम सेम कर लें 1/2 जी पी कर लें, और इस पर पार्शियल डेरिवेटिव अगर अप्लाई करें तो ये बनेगा पार्शियल जी पी और विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव भी पी की रिस्पेक्ट में, हमारे पास ये रिजल्ट बनता है। अब ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। सेकंड काइंड में अगर तीनों इंडिसेज सेम हो जाएं तो क्या रिजल्ट देता है, देख लेते हैं। यहाँ पे 0 तो बन नहीं सकता, और इसको देखें तो उसी की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ये 0 हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव के साथ है, और अगर ये दोनों सेम हो जाए तो ये भी रिजल्ट कुछ ऑलमोस्ट 0 ही होगा। लेकिन अगर इसको देखें, इसमें नेचुरल लॉग आ गया 1/2 पार्शियल एक्स पी एल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग जी पी, तो नेचुरल लॉग, अब इसका अगर हम डेरिवेटिव एक्सपेंड करें तो वो किस तरह से बनता है, कर लेते हैं। नेचुरल लॉग है 1/2, इसका ये लॉग अप्लाई, डेरिवेटिव अप्लाई करें नेचुरल लॉग पे तो 1/जी पी बनेगा, और नेक्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव इस पे लग जाएगा पार्शियल जी पी और डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू पी ही है। तो इन दोनों रिजल्ट को अगर कंपेयर करें तो हमारे पास ये रिजल्ट ही बनता है। अगर फर्स्ट काइंड में तीनों इंडिसेज सेम हो तो हमारे पास यहाँ डी ऑप्शन राइट ऑप्शन बनता है। अगर इस पे हम डेरिवेटिव अप्लाई करें नेचुरल लॉग पे तो रिजल्ट वही देगा जो तीनों इंडिसेज को सेम रख के हमारे पास रिजल्ट आ रहा था, तो ये डी ऑप्शन हमारे यहाँ राइट बनता है। देख सकते हैं आप हमारे 9, 10, 11, 11 मतलब क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है कि जो तीनों इंडिसेस होते हैं पी क्यू एंड आर जो होते हैं वो तीनों डिस्टिंक्ट होते हैं, और मैंने एक रिजल्ट बताया था कि जिसमें तीनों इंडिसेस डिफरेंट हों तो वो हमें क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड हमें रिजल्ट 0 देता है। इसका राइट ऑप्शन डी ऑप्शन है, और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड गिव्स रिजल्ट 0, पर डिस्टिंक्ट कर लें पी क्यू एंड आर। हाउ मेनी कंपोनेंट्स डज द टेंसर ऑफ रैंक 5 इन अ स्पेस ऑफ 4 डायमेंशन। 4 डायमेंशन की स्पेस है, रैंक 5 है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बताने, ये भी मैंने एक रिजल्ट डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इज इक्वल होता है डायमेंशन रेज टू पावर रैंक। डायमेंशन 4 है, रैंक 5 है, 4 रेज टू पावर 5 इसका राइट ऑप्शन बनेगा, विच इज सी ऑप्शन इज द राइट। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इज इक्वल टू डायमेंशन रेज टू पावर रैंक होता है। ये मैं आगे यहाँ लिख देती हूँ, ये सोल्यूशन या आंसर या रिजल्ट है। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बताने हो किसी टेंसर में कितने कंपोनेंट्स होंगे तो उसकी डायमेंशन रेज टू पावर रैंक होता है, और यहाँ रैंक हम डायमेंशन हमें 4 दी गई है और रैंक हमें 5 दिया गया, 4 रेज टू पावर 5। तो ये आई थिंक PPSC 2017 में ये क्वेश्चन आया भी हुआ था। यही सेम क्वेश्चन था कि रैंक 5 थी और 4 डायमेंशन थी और हमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बतानी थी इन दैट आंसर, तो 4 रेज टू पावर 5 बनता है, और इसका रिजल्ट था, इसको कैलकुलेट करके रिजल्ट बताया गया था। फॉर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम द मीट्रिक टेंसर क्वेश्चन नंबर 14। ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए क्या होता है कि इसके नॉन डायगोनल जो एंट्रीज होती हैं वो 0 होती हैं फॉर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। मीट्रिक टेंसर में जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 0 होंगी, और डायगोनल में स्केल फैक्टर्स का स्केयर आ जाता है। ये मैं क्वेश्चन या ये टॉपिक ऑलरेडी बहुत अच्छा डिस्कस कर चुकी हूँ, लेक्चर नंबर आई थिंक 4 होगा उसका, ये लिंक मैं सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो नॉन डायगोनल एंट्री 0 होंगी। आई नॉट इक्वल टू जी के लिए मीट्रिक टेंसर गिव्स रिजल्ट 0, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखें बी एंड सी, बी को भी चेक कर लेते हैं। बी में क्या है, बी में कह रहे हैं स्केल, जो स्केल फैक्टर्स उन्हें इससे शो करते हो रहे स्केल, मतलब नेक्स्ट जो जी की वैल्यू निकलेगी वो स्केल फैक्टर्स का स्केल ही निकलेगी। जब नॉन डायगोनल एंट्री सारी 0 हो जाएंगी और डायगोनल में सिर्फ स्केल फैक्टर्स ही रह जाएंगे, और जब जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास यही निकलेगी। और यहाँ तो अगर बोथ बी एंड सी का ऑप्शन दिया गया तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनता है वो डी ऑप्शन ही बनता है। वो किस तरह से, अगर मैंने जी की बताई थी किस तरह से G11, 12, 13 निकाल के, और इसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो सारी 0 हो जाती हैं, वो डायगोनल में स्केल फैक्टर्स का स्केयर्स आ जाता है। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो H1 स्केयर, H2 स्केयर, H3 स्केयर निकलता है, और नो डायगोनल एंट्री 0 है, ये भी रिजल्ट बनता है फॉर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड स्केल फैक्टर्स के स्केयर का ये भी जी की वैल्यू बनती है, मतलब बोथ बी एंड सी राइट ऑप्शन। फॉर नॉन ऑर्थोगोनल के लिए इसकी नॉन डायगोनल एंट्री 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो हम नॉन ऑर्थोगोनल के लिए नहीं, यहाँ ऑर्थोगोनल के लिए पूछा गया तो हमारा यहाँ बी ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट है। बोथ बी एंड सी आर द राइट रिजल्ट्स फॉर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। द मीट्रिक टेंसर गिव्स रिजल्ट
इसको अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 4 देख लें, जो मैं टेंसर एनालिसिस जो मैं करवा चुकी हूँ ऑलरेडी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 देखें, उसमें पूछा गया नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ रैंक 0। रैंक 0 है, डायमेंशन n है और n रेज़ टू पावर 0 करेंगे, रिजल्ट हमें 1 मिलेगा। बी ऑप्शन राइट बनता है। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का फार्मूला अभी मैंने बताया, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स किसी मीट्रिक टेंसर के बताने हो तो डायमेंशन की पावर उसकी रैंक होती है। रैंक अगर 0 है, डायमेंशन यहाँ कुछ भी दीजिए, जब रैंक 0 है तो रिजल्ट हमेशा हमें उसके एक ही कंपोनेंट बनेगा, तो बी ऑप्शन राइट बनता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखें, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन एन डायमेंशनल स्पेस। Largest number of different components in n dimensional space symmetric second order tensor GIJ has। सेकेंड सिमेट्रिक सेकंड ऑर्डर टेंसर है हमारे पास, उसके कितने डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करवाए थे। तो उनमें से एक रिजल्ट, अगर सिमेट्रिक सेकंड ऑर्डर टेंसर हो तो उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने लार्जेस्ट बन सकते हैं, वो n इंटू n प्लस 1 बन सकते हैं। अगर हमारे पास क्यू सिमेट्रिक सेकंड ऑर्डर टेंसर हो तो उसमें n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 बनता है फॉर स्क्यू सिमेट्रिक। ये लेक्चर नंबर 4 में मैं थ्योरम्स डिस्कस किए थे, उन्हीं में से ये एक रिजल्ट है। तो नेक्स्ट देखें द क्वेश्चन नंबर 17, द क्रिस्टोफर सिंबल IJ के इक्वल्स टू। मैंने ये भी रिजल्ट बताया था कि ये प्रॉपर्टी है क्रिस्टोफर सिंबल की कि ये कंटावेरिएंट ये सिमेट्रिक टेंसर्स होते हैं। सिमेट्रिक में IJ इज इक्वल टू जिस तरह होता है ना, IJ इज इक्वल टू J GJI, क्योंकि ये सिमेट्रिक टेंसेस होते हैं, इक्वल्स होते हैं। तो IJ कर लेंगे, JI कर लेंगे, हमें सेम रिजल्ट ही देता है। इसको मैंने एक्सपेंड करके भी बताया था कि इनको एक्सपेंड भी करें तो हमें सेम रिजल्ट ही देता है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन बनता है वो बी ऑप्शन है। IJ कर लेंगे, JI कर लेंगे, लेकिन कोमे के बाद वाला जो इंडेक्स है वो सेम रहेगा, उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना। तो ये ऑप्शन बनता है राइट। आप यहाँ देख भी सकते हैं इसको, अगर मैं IJ को एक्सपेंड करती हूँ तो वो मुझे क्या रिजल्ट देता है। IJ इधर सेम टू सेम आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड साइक्लिक ऑर्डर में लिख के देख लें। IJ है, नेक्स्ट JKI हो जाएगा, JK I प्लस G, फिर KIJ हो जाएगा, KI J के साथ हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूँ IJ दोनों को, तो तब देख लें नेगेटिव के साथ इधर, क्योंकि GIJ एंड इज इक्वल JIJ का मतलब ये जो मीट्रिक टेंसर होता है ये सिमेट्रिक होता है और ये इक्वल्स होते हैं। तो यहाँ IJ कर लें या JI कर लें, इधर तो ये सेम ही रहेगा नेगेटिव के साथ। और नेक्स्ट इधर भी इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इधर भी मतलब JKI लिखना है, उसको मैं इधर JK I प्लस GKI J लिख सकती हूँ। तो ये देखिए सेम रिजल्ट ही दे रहा है। IJ कर लें और JI कर लें, क्योंकि ये सिमेट्रिक टेंसर होते हैं, ये हमें सेम रिजल्ट ही देगा। क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा बी ऑप्शन राइट है। इसका मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से होता है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन एन डायमेंशनल स्पेस, या डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स या इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स का लफ्ज यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में। इन डिफरेंट आ जाए, इंडिपेंडेंट आ जाए, डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स आ जाए इन एन डायमेंशनल सिमेट्रिक। अगर वो सिमेट्रिक सेकंड ऑर्डर टेंसर के डिफरेंट कंपोनेंट्स पूछ जाए तो उसमें मैक्सिमम जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं वो n इंटू n प्लस 1/2 हो सकता है, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं n² प्लस n ओवर 2 लिख सकते हैं। आपको घुमा के भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो आपने याद रखना है अगर सिमेट्रिक है तो n इंटू n प्लस 1/2 है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, स्क्यू सिमेट्रिक में ये मैं लेक्चर नंबर 4 में इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करवाए थे, उसमें रिजल्ट करवाया था कि स्क्यू सिमेट्रिक अगर दिया हो तो उसमें होगा n इंटू n माइनस 1/2 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा रिजल्ट करवा के भी दिखा देती हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट याद रह जाए। मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसमें जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो तो डिस्टिंक्ट होंगी, और जो नो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो सिमेट्रिक होंगे। मतलब इधर जो एलिमेंट्स होगा इधर भी वही एलिमेंट होगा, सिमेट्रिक एलिमेंट्स होंगे, और ये डायगोनल में डिफरेंट हो सकती हैं। तो सपोज करते हैं जो इसमें अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए अगर मैं चेक करूँ, इसको सिमेट्रिक सेकंड ऑर्डर टेंसर के लिए चेक करें, तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स की तादाद वो n² होगी। और अगर फिर n² इज इक्वल डायगोनल प्लस नो डायगोनल टोटल एंट्रीज होंगी। डायगोनल में अगर इसके n क्वांटिटीज हैं या n एलिमेंट्स हैं तो इसमें k प्लस k 2k इसके नो डायगोनल होंगी। तो टोटल अगर यहाँ से अगर मैं k यहाँ से कह सकती हूँ कि n² माइनस n/2, और क्योंकि हमने यहाँ डिस्टिंक्ट किया, इंडिपेंडेंट डिफरेंट निकालने हैं तो हम इसको एक ही यूज़ करेंगे। अगर यहाँ
इसको फिर एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन प्लस के, क्योंकि यहाँ मैंने सिमेट्रिक के लिए 2 के लिया था, इधर भी ले लिया और इधर सिमेट्रिक एलिमेंट्स 2 टाइम्स लिए थे। यहाँ इंडिपेंडेंट का या डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात की कि डिफरेंट के लिए हम फिर 1 टाइम के या इधर की सिर्फ क्वांटिटीज लेंगे, डायगनल वाली ले लेंगे, या इधर की क्वांटिटीज ले लेंगे या डायगनल की एंट्रीज ले लें दोनों। यहाँ अगर मैं के की वैल्यू लगाऊं जो भी मैंने कैलकुलेट की, एन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन बाय 2 इज इक्वल टू एन स्क्वायर। इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें जो टोटल क्वांटिटीज बनेंगी फर्स्ट मेट्रिक सेकंड ऑर्डर टेंसर में वो n इंटू एन प्लस 1/2 बनती है फर्स्ट मेट्रिक मैटर। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए इसी तरह इसमें यहाँ निकाले तो यहाँ माइनस के साथ, क्योंकि इसकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, इसकी डायगोनल एंट्री 0 हो जाती है और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं फॉर एग्जाम्पल ए आई जे इक्वल होगा वो नेगेटिव ऑफ जे आई के इक्वल बनता है। तो इसमें जो टोटल एंट्रीज बनती है फर्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक के लिए वो n इंटू एन माइनस 1/2 बनता है। ये आपकी असाइनमेंट आपने खुद चेक कर लेना है। सिमेट्रिक के लिए कैसे निकालते हैं वो मैंने करके रिजल्ट बता दिया है इसमें। और स्क्यू सिमेट्रिक की क्या होगा कि उसकी डायगोनल एंट्री सारी 0 हो जाएंगी इसमें सिर्फ, क्योंकि यहाँ मैंने डायगोनल एंट्रीज प्लस नॉन डायगोनल एंट्रीज दोनों का सम किया है। जब इसमें डायगोनल 0 हो जाएंगी, नॉन डायगोनल रह जाएंगी, उसको भी हमने 1 टाइम करना है। ये 0 सिर्फ के की वैल्यू ही आएगी, के की हमने वैल्यू निकाली एन स्क्वायर माइनस एन बाय 2, तो यहीं से कह सकते हैं n इंटू एन माइनस 1/2 हमारे पास टोटल वैल्यू नहीं, क्योंकि डायगोनल तो सारी 0 हो गई और एन स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1/2। फर्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमारे पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट जो कंपोनेंट्स होंगे वो फॉर स्क्यू सिमेट्रिक सेकंड ऑर्डर टेंसर के वो n इंटू एन माइनस 1/2 बनता है। ये भी यहाँ क्वेश्चन बन सकता था, 17 18 कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कुछ प्रॉपर्टीज है क्रिस्टोफर सिंबल्स की, आई जे के होता है वो जे आई के इक्वल होता है। ये मैं आपको रिजल्ट करके भी बता चुकी हूँ किस तरह से होता है। ये फर्स्ट काइंड है। सेकंड काइंड में क्या होता है कि के आई जे ये दोनों मतलब सिमेट्रिक होते हैं, ये आई जे लिख लें या जे आई लिख लें, ये सेकंड काइंड के लिए फर्स्ट काइंड के रिजल्ट है। और नेक्स्ट गैमा फंक्शन एल आई जे और पी क्यू आर डिस्टिंग हो तो रिजल्ट हमें 0 देता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी क्रिस्टोफर सिंबल्स की, इनके रिजल्ट्स हैं बुक पे, नवाज़िश अली शाह की बुक पे हैं। रिजल्ट अच्छी तरह इसको सॉल्व किया गया, आप देख सकते हैं उधर से जाके इसको अच्छे से और अंडरस्टैंड करें। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आप अपनी प्रैक्टिस के लिए मजीद कर सकते हैं। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें तो लाजमी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे आप बीएससी कर रहे हैं या एमएससी, या फिर आप एमएससी में टेंसर एनालिसिस पढ़ी जाती है। और नेक्स्ट अगर कंप्यूटर एग्जाम में क्रिस्टोफर सिंबल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली आएगा ज़रूर इंपॉर्टेंट। अगर टेंसर एनालिसिस में से अगर वो क्वेश्चन लेना चाह रहे हैं तो क्रिस्टोफर सिंबल्स का तो काफ़ी हद तक चांस है कि वो क्वेश्चन बना सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड प्रॉपर्टीज टॉपिक्स मैं डिस्कस कर चुकी हूँ जो इंपॉर्टेंट बनते थे। कोई और भी आप अपनी प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं। मैंने जो यहाँ बुक यूज़ की थी शाम्स आउटलाइन एंड नवाज़िश अली शाह की बुक थी। सो थैंक यू।